जब लाहौर में पहुंचे वहां पाकिस्तानियों ने अपने नलकूप के अंदर जहर डाल दिया। वॉर का जब नाम सुनते हैं तो लाशें पड़ी होती हैं, ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना सोना मिलता है, फिर भी फौज अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। तो दूसरा जो था टाइगर हिल, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हाईवे पे नज़र रखे हुए था दुश्मन, और जंग जीतने के लिए टाइगर हिल जीतना बहुत ज़रूरी था। शाम के समय 3 हेलीकॉप्टर फायर कर रहे थे, और फायर करके जैसे जैसे मुड़े हमारे हेलीकॉप्टर तो लास्ट वाले को उन्होंने गाइडेड मिसाइल से हिट किया। हम ऐसे चढ़ रहे हैं पहाड़ी पे और वो पहाड़ी के इस तरफ आ करके वो हेलीकॉप्टर गिरा। प्रोफेसर साहब ने सवाल किया, बोला सर सिविलियन और फौजी में क्या फ़र्क है? मैं कहा सर अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, 2 आँख 2 हाथ 2 पैर आपके भी हमारे भी। हाँ एक फ़र्क है। बोला किस चीज़ का? सोच। अप्राप्यम नाम निहस्ति धीरस्य व्यवसायिनः। इस संस्कृत श्लोक का मतलब है कि साहसी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बेहतर इस श्लोक को कोई जस्टिफाई नहीं करता। 19 साल, 17 गोलियां, अद्भुत वीरता और साहस, बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व और इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ये है इनकी पहचान। प्लीज वेलकम इंडियाज यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी, ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। 16 साल की उम्र, जब बच्चे मस्ती का, शरारत का सोचते हैं, तब आपने फौज ज्वाइन करने का सोचा, ये विचार कैसे आया? सर देखो, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं तो उसका हमारे मन और चित्त के ऊपर असर पड़ता है। तो पिता मेरे फौज में थे, वो अपने बचपन में जो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे कि हमने 65 में ये किया, 71 में ये किया। उनके सारे दोस्त भी फौजी थे जी। तो वो सारे, क्योंकि गांव की जो परंपराएं थी कि एक हुक्का उनका माध्यम था कि हुक्के के पास बैठ करके और जो है पूरा दिन भर की चर्चाएं जो बचपन में उन्होंने किया है, और ये हमने आज उसको महसूस करता हूं मैं भी कि अपने बच्चों को वो चीज़ें हम नहीं बता पा रहे हैं। और उस समय भी पिता नहीं बताते, हाँ अपने दोस्तों में बड़े बढ़ चढ़ करके बताते, अरे मैंने ये किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। आकर के जब बैठते थे वो गाँव के उनके दोस्त, तो चिलम, हुक्के की चिलम को भरने के लिए हम वहाँ पढ़ते भी रहते थे, उनको सुनते भी रहते थे। फिर एक दिन बता रहे थे, बोला यार हम 71 में लाहौर तक पहुंच गए थे, और जब लाहौर में पहुंचे तो वहां पाकिस्तानियों ने अपने नलकूप के अंदर जहर डाल दिया था ताकि इंडियन आर्मी यहाँ पर पानी पिएगी तो मर जाए। बोला जब हमारे कुछ जवान पानी पिया तो उनकी डेथ हुई। तो एक दिन बता रहे थे, बोला यार वॉर का जब नाम सुनते हैं और जब उस चीज को हम एक्चुअल में देखते हैं तो लाशें पड़ी होती हैं, ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना सोना मिलता है, फिर भी फौज अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। लगा यार खाना, बच्चे के लिए तो खाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सोना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मगर यार खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, फिर भी ये लड़ते हैं। फादर कहीं ऐसे बढ़ा चढ़ा करके तो बातें नहीं कर रहे, बस उनको हर तीसरे चौथे दिन जो है उसको सुनते रहते थे। फिर उनकी जो वर्दियां थी, छोटे बच्चे थे, उसको टेलर से कटवा करके कभी गरम शर्ट कभी वो तो पहनना शुरू किया, बूट पहनने शुरू किए। धीरे धीरे बढ़ते रहे। 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा। एक ऐसा भारतीय सैनिक जिसने अकेले 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया और नौवे पे निशाना लगाते लगाते वो माँ भारती की गोद में सो गया। ऐसा कौन सा इंसान हो? तब एक बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से एक मनोभाव जागृत हुआ, यार फौज में जाना है। लेकिन मन से, अपने अंदर से सवाल है, यार क्यों जाना है? युद्ध लड़ना है। अच्छा। अब युद्ध की परिभाषा नहीं मालूम, कैसा युद्ध होता है, क्या टैंक है, आर्टिलरी है, क्या कुछ भी नहीं मालूम।
लेकिन युद्ध लड़ने के सपने देखने लगा। हाँ, अब जैसे हम सपने देखते हैं, आजकल के नौजवान देखते हैं कि कहीं घूम रहे हैं, ये है। उस समय बस एक ही सपना दिखता था, जब भी सपना आता था, फौज की वर्दी में, हाथ में राइफल है और हम चला रहे हैं उसको। बस उस सपने को जीने लगा। हम सपनों को आंखों से देखते हैं तो वो पूरे नहीं होते, लेकिन जब हृदय से, आत्मा से उस सपने को जीने लगते हैं ना, तो मैनिफेस्ट हो जाता तो है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो सच हो जाता है। बस उसी को जीता रहा, पढ़ता रहा। किसान का बेटा हूं तो खेत खलियानों में काम भी करते रहे। जी। और धीरे धीरे 11th पास किया था, 12th में आया था, और तभी फौज की भर्ती निकली मेरठ बीआरओ में। जी। तो मेरठ बीआरओ मेरा भाई भर्ती हो चुका था, बड़ा वाला भाई जी। तो उसने आकर के थोड़ा सा मोटिवेट किया, बोला भाई भर्ती निकली है, चला जा भर्ती देखने। मगर यार अभी 12th कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। बोला कर लेना, कौन सा अभी जा करके सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन माँ, उस बच्चे की कमजोरी और काबिलियत सब पता होता है, उसकी स्ट्रेंथ का मालूम होता है। माँ ने बोला यार इसके साथ जिद मत करो, ये चला जाएगा तो भर्ती हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने कह दिया था? कह दिया था उन्होंने, मेरी माँ ने बोल दिया था। पिताजी ने एकदम से बोला ऐसे ही मजाक में, हाँ हाँ, इसके लिए तो भारत सरकार ने अलग से जो है वैकेंसी निकाली, रिजर्व कर रखी है। बोला देख लेना। मैं गया भर्ती देखने के लिए। उस समय धान की कटाई चल रही थी, अक्टूबर के आसपास। बस धान काट करके अगले दिन गया मैं, वहाँ पे रनिंग थी, रनिंग करके आया। मैं पास हो गया रनिंग में। बोला अच्छा फिजिकल हो गया? मैं कहा हाँ। 4 दिन के बाद मेडिकल था, मेडिकल पास हो गया। 10 दिन के बाद रिटन टेस्ट था, रिटन टेस्ट हो गया। और आखिरकार 10-11 दिसंबर को हमारी मेरिट लगी, तो मेरिट में हमारा नाम बहुत बढ़िया, और भर्ती होकर के फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट जो है। और इसी में फिर ये बीच में हुआ कि जब ये हो गया पूरा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का बेटा था मैं जी, तो उन्हीं के उससे लास्ट में डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। वो फादर जो है बीमार रहते थे, दवाई लेने गए थे, तो उनका जो आई कार्ड और जो डिस्चार्ज बुक वो बस में किसी ने काट लिया। वो आकर के बताया कि डिस्चार्ज बुक और आई कार्ड गुम हो गया, अब ये दिखाए बगैर तो कोई भेजेगा नहीं। मैं उस दिन बहुत रोया, मगर शायद मेरी किस्मत में नहीं है क्या। लेकिन हम जब रोते हैं ना, और मन से रोते हैं, तो परमात्मा के पास वो आवाज पहुंच जाती। अगले दिन ही पुलिस से फोन आया कि बोला जो है ना आपका आई कार्ड और वो जो मिल गया, थाने में है, आप ले जाइए। पर उस दिन चैन आया। फिर भर्ती होकर के जब 21 थे हम, अलग अलग बैच बनाते, क्योंकि ये जो भर्ती दफ्तर है वो तो ऑल ओवर इंडियन आर्मी का भर्ती करता है जी। तो इन्फेंट्री में, राजरिक में ये जाएंगे, ग्रेनेडियर में ये जाएंगे। तो हम 21 जवानों को बोला आप लोग ग्रेनेडियर में जाएंगे। अब ग्रेनेडियर का नाम नहीं सुना था। तो पिताजी की रेजिमेंट अलग थी? वो कुमाऊं में थे। अच्छा, वो कुमाऊं रेजिमेंट में थे। अच्छा, वहां से अच्छा इतना हम सर वो रहे थे इसमें, खेत खलियानों में हमारी ट्रेंगल में जिंदगी बीती। घर, स्कूल, खेत, खेत, घर, स्कूल। तो बाहर का इतना पता भी नहीं था। तो दिल्ली हमने पहली बार जब भर्ती होकर के आए थे तो दिल्ली, और मुझे वो शब्द बड़े याद आते हैं जो कर्नल साहब ने जो है वहां पे, आर.के. सिंह थे ऐसे नाम था उनका, तो बोला अब तुम फौजी हो। फौजी ना नजरें झुकाता है ना नजर उठाता है, बल्कि नजर से नजर मिला करके बात करता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और पिटता भी नहीं है, पीटता है। तो इतना तो कहना, फिर तो नए लड़के थे, जोश आ गया। तो यहाँ से मेरठ से बिठाया, हमें दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली आए तो बोला दोपहर को है, शाम को हम आ गए थे। अगले दिन 2:30 बजे जबलपुर की ट्रेन ये जाएगी, उसमें गए। वहां पहुंचे तो रेजिमेंट, वहां देखा तो वहां तो जिप्सी खड़ी है उसकी, अब्दुल हमीद वाली। अरे हम तो उसी रेजिमेंट में आ गए। अरे सर, फिर क्योंकि जिस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट और फिर जो कल्चर था, तो वो बहादुरी के, शौर्य के, वहाँ पर जो आबो हवा में भी जो है वो था। बस वहाँ पर फिर ट्रेनिंग शुरू हुई और 9 महीने। फौज की ट्रेनिंग वैसे आग की तप्त भट्टी है। आग, आज मैं बच्चों से बोलता हूँ, मैं आग क्या करती है? बोला जला देती है। आग जलाती नहीं है बेटा, आग पिघलाती है।
जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं वो सब आग में पिघल करके नए रूप में परिवर्तित हुए। एक सिविलियंस को 9 महीने की ट्रेनिंग की आग की भट्टी में इसलिए तपाया जाता है ताकि वो फौजी बन जाए, क्योंकि फौजी राष्ट्र का विश्वास और भरोसा है। जो वदन पर वर्दी पहनता है वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा तो नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। विश्वास है देश का वो वर्दी, तिरंगे की आन मान और शान है वो वर्दी। वैसे उसको पहना और पहनते ही पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। तो 19 साल की उम्र में तो आप युद्ध लड़ने चले गए, तो ये जो करेज आया ये कहीं इसलिए भी था क्योंकि आप सेकेंड जनरेशन फौजी थे, पिताजी भी फौज में, भाई भी फौज में, तो उस चीज का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रहा सर। तो क्योंकि वो उन्होंने जब कहानी नहीं सुनाते तो शायद ये भाव नहीं जागृत होते। तो कहते हैं ना संगत से रंगत आती है, कि जिस तरह की संगत होती है उसी तरह का जो है हमारे मन और चित्त में जो ना वो आने लगता है। और बचपन पे अगर आपके आए, हम बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है, लेकिन बचपन पे आते हैं हम। बचपन कैसा रहा आपका? ये तो आपने बताया कि खेत में, खेत, स्कूल और घर, ये तीनों था, बट कुछ ऐसी शरारतें याद है जो करते थे? कोई ऐसी गेम, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रभाव किया हो आपको? हाँ, बचपन में तो बड़ा नटखट थे और मैं जिद्दी किस्म का था। अच्छा। हाँ, बहुत जिस चीज की जिद कर ली वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जो है मैं मानने वाला था नहीं। वो जिद ही जीत का एक सूत्र है। अगर आपने जिद नहीं करी है तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत सारी जो, क्योंकि बचपना था, गलत जो है कुछ आदतें भी पड़ी, उनसे मार भी पड़ी, उन मारों को भी सहा। लेकिन आज समझता हूँ यार, अगर वो मार की जो है इतनी मार ना पड़ी होती तो शायद इन गोलियों के जो है दर्द को सह भी नहीं पाता। ठीक बात। तो ये सारी परिस्थिति परमात्मा पता नहीं किस तरह से उस रचना को रच रहा था कि ऐसी संगत में गया, वो एक नई अलग गलत आदत लगी, उससे घर वालों ने कुटाई करी, है ना। जिस तरह से मैं आज सोचता हूँ तो शायद वो एक माँ बाप जो होता है कुम्हार होता है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को कूटता है और फिर उसको चाक पे चढ़ा के नई एक आकृति बना के लाने की कोशिश करता है। नई आकृति बनती है, फिर उसको धूप में सुखाता है। तो कबीरदास ने एक दोहा नहीं लिखा था कि गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काड़े खोड़, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे झूठ। कि वो मारता भी है लेकिन अंदर से सहारा भी देता है, ताकि उसका एक एक खोट दूर हो जाए, उसमें उस आकृति में कुछ संग्रह करने की क्षमता बन जाए। तो वो शायद इन संग्रहों के लिए ही उस समय मार कुटाई होती थी और ये सब कुछ आने लगा और इतना नटखट कि घर वाले परेशान होते। मैं इनफैक्ट अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाह रहा था कि पिताजी की बात करें तो बापू सेहत के लिए कितने हानिकारक थे? कोई ऐसा फिटनेस रिजीम या कोई डाइट सेट की हुई थी कि इसको फौज में भेजना है और ये फॉलो करना है? हाँ, देखिए डाइट तो एक सेट थी कि जो है वो कहा करते थे, बोला देखो भाई सुबह उठ करके दूध नहीं पीना, दही पीना है। अच्छा। तो घर में 4-6-7 भैंसें होती थी, ठीक है। उनका सुबह दही, दोपहर और शाम को दूध। अच्छा। छुट्टी का दूध पीते थे और फिर कसरत भी, और गलती की तो मार भी। बोला आज नहीं खाओगे तो कल कैसे कमाओगे? तो बिल्कुल ठीक बात। तो पहले अपनी सेहत को ठीक रखना, उसके बाद फिर जो है ना कुछ करने की सोचना। और फिर उन्होंने ही हैबिट, अभी खा रहे हैं लेकिन उसको पचाना कैसे, उसको पचाने के लिए आज तो बहुत कम हो गया, आज तो लोग क्रिकेट में आ गए। उस समय तो कहीं कबड्डी चल रहा, टूर्नामेंट चल रहा है, कहीं पर गांव में जो है कुश्ती का टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा, और बड़ी बड़ी टीमें बहुत दूर दूर से, बच्चे सालों तैयारी करते थे। तो रोज हर गांव में हर जगह कहीं कबड्डी टूर्नामेंट, तो इसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें लगना, रोज खेल करके आते थे। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि बोला भाई इस पे वो कर लो, नहीं, बोला आज खेल रहा है ना, ये पक्का हो रहा है, ये पक्के हो रहे हैं।
आगे आने वाली सिचुएशन को ही संभाल पाएंगे। आज दर्द नहीं सहेंगे तो आप बचपन फिर कैसे दर्द सह पाएंगे बड़े होने के बाद। तो यही बापू ने सेट कर रखी थी, ये डाइट खाओ और अपनी कसरत करो। तो बचपन की और बात करें अगर, तो काफी स्ट्रगल्स भी रही स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पिताजी बीच में बीमार हो गए थे, आई थिंक 1.5-2 साल बीमार रहे। वो वक्त बहुत डिफिकल्ट था, तो वो कैसे गुजारा किया? नहीं बिल्कुल ये है सर, वो तो बड़ा कठिन समय था उस टाइम पे। मैं 5th क्लास में था, बड़ा भाई जो है 7th में था जी। और फादर बहुत सीरियस हो गए जी। तो उनको यहाँ फरीदाबाद में ही, हमारी सिस्टर थी बुआ जी, तो वो ले गए क्योंकि शहर उनके नज़दीक था गांव के। अब एक जरिया घर को चलाने का वो खेती, और उसी का मेन आदमी बीमार हो जाए तो फिर सारा कुछ, फिर दूसरे आदमियों से कब तक आप हेल्प लेंगे। ठीक है। फिर भाई ने जो है एक पड़ोसी थे चाचा जी, उनसे के साथ में बोला तुम मुझे हल चलाना सिखाओ। तो उन्होंने हल चलाना सीखा। फिर मुझसे बोला भाई देखो मैं खेत में काम कर सकता हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम अभी इतने बड़े हो गए हो कि कम से कम भैंसों का जो है चारा है, ये जो साफ सफाई है और दूध निकालना, वो आप ये तुम सीखो। वही सीखा। लेकिन बचपना तो बचपना होता है, कई दिन कभी जो है बीच में छूट जाता। मम्मी बड़े भाई के साथ में खेत में काम, बोला इसको मैं अकेला वहां नहीं छोड़ूंगी। एक दिन भैंसों का दूध नहीं निकला, हम कबड्डी खेलने गए, फिर वो ना करके थप्पड़ भी मारा। फिर उस दिन बहुत अच्छी बात, वो आज तक मन चित के ऊपर है। उन्होंने कहा कि देख यार, पिता है नहीं, वहाँ है कि काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए, और काम सुधारे आपना जग में होत बढ़ाए। बहुत बढ़िया। कि आज हमारा काम बिगड़ेगा तो ये लोग जो ना, ये समाज ये कहेंगे बुला रहे साले नलायक है, फलाने की औलाद बड़ी नलायक है। और काम अगर हमारा बढ़िया चलेगा तो यही लोग कहेंगे बोला देखो कितनी है संस्कारी औलाद है, क्या कितना अपने घर को कैसे संभाल लिया है। तो उस दिन समझ में आया हाँ यार, क्योंकि फिर लोगों ने भी सिखाया ना, लोग भी सिखाते हैं। अब आपको मुझे इस कैमरे के बारे में नहीं मालूम है कि भाई चलाना तो जानता हूं, लेकिन ठीक कहाँ से होगा कैसे होगा इसके बारे में नहीं मालूम। तो पहले डीजल इंजन होते थे ना, तो लोगों ने भाई यार खराब हो गया, बोला हाँ मेरठ जा करके सुधरेगा। भाई कहाँ हो, बोला हम दुकान जानते हैं, 100 रुपए का काम है, 500 रुपए लेके जा रहे हैं, वापस लौटाना कोई नहीं है। और फिर वो भैंसा बुग्गी होती थी हमारे यहाँ पे, तो कभी कभी जो है वो उसकी जो बम होती हैं वो बोलते हैं कि जो है वो एकदम से झटके से गिरे टूट जाएंगे दोनों, अगर वेट ज्यादा होगा टूट जाती थी। भाई कहाँ बनेंगी, बोला वहां से आएगी। कितने की आएगी, वो दुगने रेट, क्योंकि उनको मजबूरी का फायदा। और ये आज भी लोग मजबूरी का फायदा उठाने में पीछे नहीं। तो फिर देखा सर, मैं नहीं हमें करना चाहिए, और उसी सीख से फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। और मुझे याद है कि सर 7th में, भाई 9th में था, हमने जो है अपने पूरा खेती संभाल लिया था और अच्छी पैदावार हम करने लगे थे, लेकिन पढ़ाई भी नहीं छोड़ी थी। आज लोग कहते हैं कि बोला नहीं थकान हो गई, अब पढ़ा नहीं जाएगा। पूरा दिन स्कूल से आते ही बैग रखा घर, सीधा खेत में, पूरा शाम तक खेत में काम करते, फिर आके और आराम से, क्योंकि पसीना निकलता था ना, जो भी आज स्ट्रेस तनाव बोलते हैं ना, उस समय कुछ नहीं था। पसीना निकालो तो कुछ भी नहीं। आकर के बहुत अच्छे से फ्रेश माइंड से जो हम पढ़ते, 2-4 घंटे पढ़ लेते, और पढ़ करके सुबह फिर उठने का जो है एक रूटीन था कि 5 बजे तो हमें उठना ही उठना है, क्योंकि कामों का। अच्छा, माँ बाप ने एक और चीज सिखाई गाँवों में, है ना, कि धीरे 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 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो। आज हमारे बच्चे जो है ना MBBS कर लिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी घर की, बोला भाई स्कूल जाने से पहले तुम्हें ये काम करके जाना है और तुम्हें ये काम करके जाना है, काम एलोकेटेड है अपना। हाँ, वो काम करना है, तो उसके लिए तो भाई पहले पढ़ना भी होगा, फिर वो काम भी करना, फिर स्कूल में टाइम से पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो वहां पे जो है
मास्टर पहले डंडा लेके खड़ा है, वो तोड़ेगा। पर ये लगता बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये आपको आगे के लिए रेडी करता है। बहुत रेडी करता है सर, ये बहुत रेडी करता है, क्योंकि हम एक रूटीन फॉलो हो रहा है, फिर टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं, तो वो टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा था, काम के तरतीब सिखा रहा था कि इस तरह से काम को करना होता है। तो वही फौज ने फिर जाकर के सिखाया, तो इसलिए जो है वो सब कुछ मैनेज हो पाया, इसलिए हम कर पाए। उसी से हम आते हैं, आप फौज ज्वाइन करने के टाइम पे एक इंसिडेंट है कि आपका वेट काफी कम था फौज ज्वाइन करने की जब, और कुछ केले और पानी का कुछ कॉम्बिनेशन आप करते थे, वो क्या था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि मैं तो 48-49 kg का था उस टाइम जी, बड़ा हल्का फुल्का था। जो फिजिकल हमारा जो टेस्ट चल रहा था उसमें हाइट वेट चेस्ट नापा जाता है, रनिंग तो हो गई। अब मुझे डर ये सिर्फ एक ही चीज का था कि यार तेरा वजन कम, तो निकल जाएगा। तो हमारी सिस्टर का लड़का ऐसे वहाँ दीवार के बाहर खड़ा था, मैं उसको आवाज दिया, बोला हाँ, मैं कहा एक काम करे, 1 दर्जन केला लेके आ। वो 1 दर्जन केले लेके आया। बोला क्या करेगा साला, सुबह से बैठा, भूख लग रही है। तो मैं आराम से केले खा रहा था, तो मेरे सामने वाला बड़ा हष्ट पुष्ट था लड़का, उसने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा, बोला ओ ये बता, तू पेट फुलाएगा या सीना फुलाएगा? अरे मगर सीना तो बाद में फूल जाएगा, लेकिन पहले भाई वजन तो पूरा हो जाए। और वो बड़े तकड़े वो थे जो है कर्नल साहब जो भर्ती कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा, पहले वेट देखा तो हाँ 51 kg, 2 kg बढ़ गया। 2 kg बढ़ गया। 1 दर्जन केले खाया, पानी पिया, तो वेट तो बढ़ना ही था। फिर सीना फुलवाया उन्होंने, तो सीने में ना तो जो है, क्योंकि डंड भी मारते थे, फिजिकल एक्सरसाइज खूब करते थे, तो सीना भी पूरा ये इस तरह से जो है क्लियर कर दिया, फिट हो गया। और जब आप भर्ती हुए तो वो शुरुआती दिन कैसे थे? कोई रगड़ा आपको याद हो या कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर याद हो? हाँ, क्योंकि जिस दिन हम पहली बार भर्ती होकर के गए थे सब वहाँ सेंटर में, तो एक शौक होता है ना, तो सब ने जब पहले दिन में तो पहले शाम के टाइम सबको बैठा दिया बार्बर के पास में, बोला अभी तुम्हारी कटिंग होगी। बोला एक उस्ताद आया, उसने बोला भाई ऐसा करो, जिसने बालों में हाथ मारने मार लो, जब तक आप ट्रेनिंग करोगे उसके बाद बालों ऐसे नहीं होंगे कि इनमें जुल्फों में हाथ मार सको, कटोरा कट हो जाएगा। और तो वहाँ बैठाया, बोला अभी यहाँ लाइन बार्बर के वहाँ, उसने ऐसे कटोरा कट किया, हो गया। सब एक दूसरे को देख करके हंस रहे, क्योंकि सब होता ही है ऐसे, एक अलग से शक्ल बन गई। बिल्कुल। सुबह को ट्रेनिंग जिस दिन स्टार्ट होनी थी, सब रात को बता दिया गया रोल कॉल के अंदर जो शाम को होता है, भाई सुबह से तुम्हारा जो है 0 वीक स्टार्ट है, ट्रेनिंग शुरू हुआ। बोला ठीक, इतने बजे उठना है। अब उठना तो ठीक था, उठे तो ठीक टाइम से थे, ये भी पता था कि भाई शेविंग करके उसमें जाना। सबने, क्योंकि नया नया शौक, तो सब शेविंग क्रीम ये शीशा अपना बक्सा के ऊपर लगा करके अपना आराम से दाढ़ी बना रहे हैं। जो हमारा प्लेटून हवलदार था वो ऐसे साइड में रहता था, उसने आके देखा हाँ लगे हुए सब। टाइम धीरे धीरे निकल रहा था, कुछ नहीं बोला। जब थोड़ा 10 मिनट का टाइम बचा, बोला अगले 5 मिनट में मुझे कोत पर मिलनी चाहिए जहां वेपन मिलता है। और वो भागे, हम दौड़ लग गई, दौड़ लगी वहां पे वेपन ओपिनियन। अब 40 बंदे हैं, वो ऐसे तो नहीं उठा उठा के भाग लो, वहां तो पहले रजिस्टर में साइन होंगे, लिखे गए एक एंट्री होगी, उसमें टाइम लग गया सर। वहां से पीटी ग्राउंड पहुंचना था, पीटी था, और पीटी में ग्राउंड में पहुंचे जब तक तो पीटी फॉलन होकर के और मार्च कर गई थी। पहुंचे, बोला कौन सी कंपनी? बोला ये 2 कंपनी वाले हैं। बोला अच्छा। बोला राइफल तो यहाँ रख दो। सर इतना उन्होंने जो है दे फ्रंट रोल बैक रोल, फ्रंट रोल बैक रोल, फ्रंट रोल बैक रोल, और रस्सियां, पीटी वाले उस्ताद के पास रस्सियां होती, डंडे तो होते, और रस्सियां भी वो सूत वाली बड़े लपेटे हुआ। सर इतना हमारा 10 मिनट के बाद जैसे बोला खड़े हो जाओ। अब जैसे खड़े हुए और नीचे गिरे धड़ से, क्योंकि ऐसे रोल करते करते एकदम चक्कर आ रहा। उन्होंने 40 मिनट के पीरियड में
ऐसी बुरी हालत हमारी होगी, हाथ जोड़ लिया, आज के बाद ना तो सेविंग क्रीम लगानी है ना कुछ लगाना है भाई। हाँ, उस दिन भी वो टाइम मैनेजमेंट सिखाया। अब भाई टाइम, हर जगह 5 मिनट पहले पहुंचो। तो आप अपने दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत में 5 मिनट पहले से शुरू करोगे तो पूरा दिन बड़ा फर्स्ट क्लास निकलेगा। कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं, बोलेगा नहीं। वो पूरा दिन हमारा चक्री बंधा रहा। अगले दिन से तो क्रीम व्रीम सब फेंक दिया। उसी दिन शाम को जो सीनियर हो जाते हैं ना, तो उन्होंने रोटी के टुकड़े जो है अपने उसमें डाले हुए थे, क्योंकि पहले ये डाइनिंग टेबल और ये सब कुछ नहीं था। सब ऐसे बैठ करके ही पलौथी मार के खाते थे। एक फूड काउंटर था, वहां से लो अपने थाली में और अपने यहाँ। तो कुछ रोटी जो किनारे कच्चे हो जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, तो उन्होंने तोड़ तोड़ करके वहां पर रखे हुए थे। जबकि ये था कि सब उठा करके जब खाना खाने के बाद उसको उठाओ और वहां पर डस्टबिन में डाल दो, लेकिन वो डाल के नहीं गए। तो हमारा जो सीनियर जेसीओस था कंपनी का, उसने आकर के देखा रोटी के टुकड़े बहुत पड़े हुए। पूरी कंपनी को फॉलन किया। दिसंबर का महीना, सर्दी वहां पे भी जबलपुर में भी काफी पड़ती, और पूरे दरवाजे बंद करवाए। पूरी कंपनी के लगभग कितने 120-130 जवान थे, सबको उसमें भर दिया खचाखच। सारे उस्ताद बुला लिए, बोला सबके हाथों में डंडा होगा, उस्ताद डंडा लेके आए। फिर उन्होंने जो है सारे दरवाजे खिड़की बंद, बोला अब क्रोलिंग करो। क्रोलिंग पर डाल दिया, और हाथ से कोई भी टुकड़ा उठा करके मुंह में नहीं डालेगा, सब मुंह से टुकड़े उठाए। ऊपर से डंडे बजने लगे, और बस फिर तो भगड़ मस्ती है। इस कोने से उस कोना, उस कोने से इस कोना, ये ऐसे घूमते रहे। और 10 मिनट में सारी पसीना पसीना सब खूब उस दिन जो है ये हुआ। फिर लास्ट में बोलते खड़े हो जाओ। अरे जो भर्ती होकर के अभी आए थे नए, बोल भी थे? बोला हाँ सर हैं। अरे सर अभी पहले पूछना था, अभी अभी पूछ रहे हो? बोला पर चलो आप लोगों को भी शिक्षा मिल गई ना। तो उन्होंने उस अन्न के महत्व को बताया। बोला बेटा, इस रोटी के टुकड़े के लिए आप अपना घर छोड़ करके यहाँ आए हो। किसी को ये टुकड़े जो तुम कच्चे और जले दिखा रहे हो ना, किसी को ये भी नसीब नहीं होता। और इसी के लिए खेत में भी काम करते हो, उसी के लिए तुम खेत में भी काम करते हो, उसी के लिए तुम यहाँ नौकरी पे भी आए हो। अगर ये रोटी तुम्हें घर पे मिल जाती तो तुम नहीं आते। तो उस अन्न के महत्व को समझा। तो वो चीजें सर जो है ना बड़े दिल दिमाग के अंदर बैठी, और फिर वो ट्रेनिंग इस तरह से रगड़े से उससे पूरा होता है। अगर हम आर्मी ब्रदरहुड की बात करें, जैसे एक सिविलियन के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से यूनिट एक फैमिली की तरह रहती है, और जो बड़ी सिस्टम होता है आर्मी में, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं, खासकर सिविलियंस को, कि ये कैसे एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। हाँ बिल्कुल। जैसे अभी सर अभी देखिए, हर देश हमारा विविधताओं का देश है जी। धर्म, जाति, वर्ण, क्षेत्रों में बटा हुआ है, और सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है। लेकिन वहां वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां सबको साथ मिलकर के चलना होता है। तो सबसे पहले वो एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एक इंसान से इंसान की। बोला भाई ये तेरा दोस्त है, जिसको फौजी भाषा में बड्डी बोलते हैं, यही अंतिम समय तक तेरे साथ देगा। तो ये तेरा दोस्त भी है, तेरा भाई भी है, तेरा सब कुछ है। जहां तुम जाओगे साथ जाओगे, अकेला नहीं जाओगे। तो वहां अकेलापन, जैसे हम कहते हैं हम अकेला नहीं, वहां फिर एक बॉन्डिंग बना दी दोनों की। आप अपने आपस में बात करो, कुछ भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, अपने परिवार के बारे में बात करो। तो हर एक बड्डी दूसरे बड्डी के परिवार की पूरी हर चीज को जानता है। तो वहां एक अपनापन सिखाया कि ये तेरा है, अपनापन। फिर उस एक इंडिविजुअल से फिर वो उसको अपनापन जब आ जाता है, जो वो साथ जा रहे हैं देख रहा है वो कमांडर, फिर उसको टीम में लेके जाता है। फिर उसको टीम के महत्व के बारे में समझाता है, उसमें अपनापन। बोला यार ये तुम्हारी टीम है,
और उसी को बार 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 जो है दोहराया जाता है ताकि इनके मन और चित्त में वो चीज बैठ जाए। अब उस समय तो हम ग्रेडियर्स 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 है ना, यानी ग्रेडियर्स हमारा शरीर बन गया। इस तरह की सोच पैदा कर दी। उसी के बारे में जो है ना आपको बार बार हर जगह हर समय बताया जा रहा है। तो एक उसके प्रति जो है एक लगाव आ गया है। वो 18 ग्रेनेडियर एक फैमिली बन गई है। हाँ नहीं, ग्रेनेडियर्स मेरा शरीर बन गया, एक फैमिली बन गई। उसमें 18 ग्रेनेडियर एक घर है, घर परिवार का एक घर है। तो वहां आपको ग्रेनेडियर्स के साथ जोड़ा है। ग्रेनेडियर्स की जब आपके अंदर रम गया है ग्रेनेडियर्स, यानी फिर आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी है। और सबसे बड़ी चीज देखो सर, वो जोड़ते कैसे हैं? जिस दिन आप जाओगे उस दिन सबसे पहले वो आपको सामान से जोड़ेंगे, एक व्यक्ति से जोड़ेंगे। आप जिस बिस्तर पे सोते हो सबसे पहले उसका किस तरह से सुबह उठने के बाद इसका फोल्डिंग करनी है। मच्छरदानी की तह से बनेगी, कंबल की तह से बनेगी। बिस्तर छोड़ने के बाद उस बिस्तर का सम्मान करो कि इसने आपको चैन से रात भर सुलाया है। अगर मच्छर उसके अगर आपने वो सिखा रहे हैं, जो अभी हर एक इंसान एक जैसी सोच और एक इतना आईक्यू लेवल वाला नहीं होता कि एक बार में उसको सीख गया। उसका जो साथी है इसलिए उसको साथी बनाया, भाई तू सिखा। वो भी नहीं सिखा पा रहा, फिर पनिशमेंट भी दिया जाएगा, फिर उसको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया, बोला नहीं सीख रहा था जाओ ना, हमें साथ लेकर के चलने की, सबको इक्वल बनाना है। तो वो पहले बिस्तर से जोड़ा, फिर इंसान से जोड़ा, टीम से जोड़ा, फिर उसने जो है ना रेजिमेंट से जोड़ दिया। अब रेजिमेंट जब उसके बस गई है, तब ट्रेनिंग पूरी हुई, तो फिर उसको यूनिट बैठ दिया। अब उसका एक घर है, यूनिट मेरी 18 यूनिट, अब वो मेरा घर है। फिर वो 18 18 18 18 18 वो हमारे रम गए। अब 18 में भी पहुंचे तो उसमें फिर कंपनी बट गई। कंपनी बोला ब्राव कंपनी, ब्राव कंपनी। और कंपनी बसी, फिर कंपनी से प्लाटून भेज दिया, 5 प्लाटून। बोला ये तुम्हारा असली घर है, ये है परिवार 30 आदमियों का। उस 30 में से भी फिर सेक्शन है जो 10 आदमियों का, एक्चुअल वो 10 आदमी है जो सेक्शन। इतना तक पूरा थॉट प्रोसेस करके, थॉट प्रोसेस इतना ही होता है, क्योंकि ये 10 आदमी ही फिर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो भी ऑर्डर आता है तो लास्ट में वो सेक्शन के ऊपर जाकर के पहुंचता है, और सेक्शन ही उसको इंप्लीमेंट करता धरातल के ऊपर। आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे हर जगह से, वो चेन ऑफ कमांड वहां से आके, चेन ऑफ कमांड वहां से आई और आकर के जो है ये सेक्शन कमांडर, एक हवलदार जो है उसके ऊपर आकर के रोक गई। अब उस सेक्शन कमांडर अपने विवेक, अपनी ट्रेनिंग, अपनी कुशलता, अपनी कमांड के ऊपर फिर उस 10 जवानों से उस चीज को इंप्लीमेंट कराता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, बोला यार मेरा सेक्शन है, अगर मेरे सेक्शन का एक जवान भी अगर बीमार हो गया तो यार मेरी कमांड बेकार है, फेल है। मुझे जो काम मिला है, तो उस समय आज भी है सेक्शन कमांडर के अंदर होती है। बोला नहीं यार, मुझे हर जवान को सिखाना है, समझाना है, इतना काबिल बनाना है कि जब हमें कोई काम दिया जाएगा तो हम उसको पूर्ण कर पाए। इतनी महारत हासिल करा देता है। तो ये बॉन्डिंग बनती चली जाती है। अब इतने भी बॉन्डिंग होती है सर, आपने जो है अगर आपको कहीं रात को भेज दिया, आपके सेक्शन के 4 जवान चले गए कंपनी के साथ और 6 बंदे हैं, वो आपका खाना ला करके रखेंगे, और जब आप वापस आ रहे हैं, जो भी सेक्शन का एक बंदा होगा वो उठेगा, उस समय आपको गर्म करके वो खाना देगा। ये घर से भी बहुत बड़ी एक लगाव हो गया सर, वही सब कुछ है हमारे। इसीलिए जब लड़ाई में चलते हैं ना सर,
तो अगले वाला जो चल रहा होता है ना जवान, उसको ये मालूम होता है मेरी पीठ सेफ है, मेरा पीछे पीछे बड्डी मेरा चल रहा है। और पिछले वाले को ये मालूम होता है कि मेरा सीना सेफ है क्योंकि मेरा साथी आगे चल रहा है। चल रहा है। और जब सामने से गोली आती है ना, तो पीछे वाला अगले वाले को ऐसे धक्का मारता है, बोला तू हट, और सामने आने वाली गोली को अपने सीने पे ले लेता बहुत है। बड़ी बात। ये है सर। तो एक सैनिक सबसे पहले अपने साथी के लिए शहीद हो जाता है। ये इतना गहराई तक उसके अंदर, जैसे माँ और बच्चे का बॉन्डिंग होता है ना सर, कि माँ बच्चे के ऊपर विपत्ति आती है तो माँ एक पल के लिए नहीं सोचती, उस आग में भी कूद जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। ऐसे ही होता है सर। तभी लोनलीनेस नहीं होती कभी भी। कभी नहीं होती। कभी ये नहीं होता कि यार ये मेरे क्षेत्र का नहीं है, मेरे जात का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है ना, ये मेरा है। वो एक है सर। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप लोग घर जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, दोस्त हैं, बीवी है, माता पिताजी हैं, तो वापस आते हैं तो याद तो आती है। तो जब याद आती है तो याद को बुलाने के लिए कुछ एक ड्रिल आप लोगों को करवाई जाती थी, जो रोल के वो क्या था? नहीं, वो तो सर, वो तो एक्चुअल में क्या होता कि जब हम छुट्टी काट करके वापस जाते हैं, है ना, तो क्योंकि एक इंसान है तो एक स्मृतियां रहती हैं ना जी। आप फौज से चले हो, घर की नहीं है तो घर की स्मृतियां याद आने लगती हैं। और जब यहाँ से वहां जाते हैं तो फौज की स्मृतियां याद आने लगती हैं। लेकिन कुछ दिन, जैसे आप फिल्म 3 घंटे की फिल्म देखिए तो उसका सुरूर होता है ना। बिल्कुल। अब फौज, घर से छुट्टी काट के गए हो आप, बड़े अच्छे उसके उसमें, अब फौज को उसी माहौल में रहोगे तो फौज का काम कैसे करोगे? उसको बुलाना बहुत जरूरी है। भाई वापस अपने इस में आ जाओ वापस। तो इसका भी एक था सर। मुझे फर्स्ट टाइम जो है छुट्टी गए थे, तो फर्स्ट टाइम छुट्टी गया करके वापस वो उसी में लग रहे हैं, अरे मेरे घर ये हुआ था, मेरे घर ये हुआ था। उस्ताद ने सुन लिया, बोला ये तो भाई अभी जो है इस दूसरे माहौल में। बोला अच्छा आ जाओ। अच्छा, उनका तरीक आज अलग था, पनिशमेंट, बोले पनिशमेंट नहीं, वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग था। बोला अच्छा ये बताओ, ये चाल चलनी किसको आती है? सर मुझे नहीं आती। एक कहेगा हाँ सर मुझे आती है, हाँ 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 आजा आजा आजा, चल चल के दिखा। वो थोड़ा चल के दिखा, हाँ ठीक है इसका फॉलो करो। ऐसे बैठ करके ऐसे ऐसे चलना। सर कैसे चलोगे? दोनों पैर ऐसे पकड़े हुए। अरे पूरा 1-1.5 घंटे में सब भुला दिया, घर का सब भूल गया। अभी सब, अब फौज तो काम करना है तो अपने माहौल में उसको ढालना ही पड़ेगा। वेलकम बैक हो जाता है। वेलकम बैक हो जाता है। ये इस तरह की जो है फौज करती है सर। और फौज का एक ये भी है कि जितना हम, और ये एक फौज का ये क्या कहें कि जो कि प्रकृति का है कि जितना इंसान बिजी होगा उतनी उसकी लाइफ इजी होगी। बिल्कुल सही बात। खाली घर शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर है। क्योंकि अगर दिमाग में कुछ नहीं दे रखा है आपको तो वो गलत और तरीके के सोचने लगता है। ठीक बात है। तो इसलिए इसको इतना बिजी रखो कि उसको सोचने का मौका ही नहीं मिले। तो फौज सोचने का मौका देती नहीं। अच्छा, इसके बाद आपके कश्मीर के टेन्योर पे आते हैं। कश्मीर का टेन्योर आपका काफी रहा, काफी मल्टीपल ऑपरेशंस भी हुए। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कश्मीर में, कोई ऐसा ऑपरेशन? हाँ, मुझे एक मानस बल का एक ऑपरेशन याद है जी। उस टाइम पे मैं, ये था, मैं छुट्टी काट करके ही गया था। तो जिस दिन गया था उसी दिन शाम को जो है हमारा जो है एक एम्बूस लगते थे रात को ना, तो वहाँ एम्बूस के ऊपर फायर हो गया। तो वहाँ जले के वहाँ से वापस आए तो अभी एक ही ब्लैक कलर के बूट होते थे उस टाइम पे, है ना, वो बूट उसमें गारा में सन के सब कुछ हो गया। फिर सुबह आके धो करके उस पर फिर कितनी पुलिस मारो वो चमकेगा था ही नहीं। जो हमारे कंपनी कमांडर थे उस समय मेजर राजेश अधिकारी जी। तो ऐसे जब इंटरव्यू लेने लगे तो इंटरव्यू का मतलब बोले भाई घर से इतने दिन की छुट्टी काट के आया हूँ, सब घर में ठीक ठाक हैं, ये बताना होता है। बोला अच्छा। तो
उन्होंने बोला, योगेंद्र जी, बोला जूतों पे पॉलिश नहीं करी थी क्या? मैं सर करी तो थी, लेकिन गीले थे इसलिए चमके नहीं। अब इतना एक ऑफिसर बोल दे, और जो हमारा CHM कंपनी हवलदार मेजर, जिसके पास डिसिप्लिन और इसकी जो है पूरी जिम्मेदारी, उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा करना, ये जूते मेरे पास रख देना, मैं चमका के दिखाऊंगा कैसे चमकते हैं। और उन्होंने तो गुस्से में उस तरह से बोला था। उसी दिन शाम को ऑपरेशन लॉन्च हुआ मानस बल का, वहाँ हम गए। तो जब जाने लगे, अभी मैं एक नया सिपाही, मुझे RL रॉकेट लॉन्चर के बारे में नहीं मालूम, किस तरह से ये वेपन फायर करता है, कुछ इतना सिखाया भी नहीं था। बोला तू इसको लेकर के जाएगा। मैं कहा सर मैं कहाँ लेके जाऊँगा, मुझे चलाना नहीं आता। और चलाने के लिए बहुत है, तेरा काम है लेकर के जाना। मैं ठीक है सर। अब 16.5 किलो का वजन, वो अपना वेपन, अपना अम्युनिशन, उसका वेपन, गए हम सर 30-35 किलो आराम से होगा। 30-35 किलो का वजन होकर के सर गए वहाँ। जा करके रात को गांव का पूरा आउटर कॉर्डन कर लिया। सुबह सिविलियंस को बाहर निकालना होता है, तो जैसे ही मस्जिद से अनाउंसमेंट किया कि जो भी सिविलियंस इस गांव के हैं वो एक एक करके इधर से दूसरे गांव की तरफ चले जाए। जब उस स्थान, एक गांव के बाहर एक स्कूल था, बोले यहाँ पर आकर के आप इकट्ठे हो जाओ। जैसे अनाउंसमेंट हुआ, शायद वो मस्जिद के आसपास ही कहीं किसी घर में थे, तो उन्होंने फायरिंग खोल दिया। फर्स्ट टाइम 6-7 महीने में ऑपरेशन में ये फायरिंग हुआ। तो उस समय हमारे सेकंड इन कमांड थे लेफ्टिनेंट कर्नल R विश्वनाथन साहब। उन्होंने कहा RL किसके पास है, RL किसके पास है? RL तो मेरे पास है। तो हमारा जो था हवलदार बोला चल इसको लेकर के जा। मैं कहा सर मेरे को चलाना नहीं आता। बोला तू लेके जा। सर वहाँ गए, लेकर के उनके पास पहुंचा मैं, तो 2-3 तरह के जो है अम्युनिशंस होते हैं, तो घर को उड़ाने वाला भी अम्युनिशन था, वो लेके। बोला बेटा चलाना आता है? मैं कहा सर मेरे को नहीं आता। कब आया तू भर्ती? सर मैं अभी तो आया। तेरे को किसने भेजा? अब कैसे बताऊं किसने भेजा, बताना भी नहीं होता आजकल के। जब बोला उसने फलाने ने भेजा, आज तो बता देगा, नौकरी खा जाएगा वो। मैं कहा सर ऐसे ऐसे उन्होंने बोला था, तुम बोला तुम देख के आ जाओ। अच्छा ठीक। उन्होंने फिर वो रॉकेट लॉन्चर फायर किया, तब मिलिटेंट इधर उधर भागे। 72 घंटे ऑपरेशन चलता रहा, कॉर्डन सर्च चला। सर्च में सर जो है मिलिटेंट मिले नहीं, कहाँ तो कहाँ चले गए। तीसरे दिन शाम को ऐसी सर्च चल रहा था, तो एक जो धान के पुआल होता है, वो अपने चारे के लिए रख लेते, उसका उस घर के अंदर डैम्प लगा हुआ था। कुछ मुर्गे के पंख पड़े हुए थे बाहर की तरफ। वो 2 बंदे उसको सर्च करते करते जैसे वहां पहुंचे, उन्होंने ऐसे पुआल हटाया, मिलिटेंट वहां बैठा था, सीधा सर उनको हिट कर दिया। दोनों बंदे ऑन द स्पॉट खत्म। फायर करते हैं भागा। वो रेडी था, वो एम के साथ रेडी था। वो एम के साथ रेडी था, और उसने जब भागा तो उसके पैर में गोली लगी थी। हम ऐसे बैठे हुए थे, तो हम ऐसा नहीं है कि हम अपने से, हम परिस्थितियों से भी और दुश्मन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ सर, वो हम फायर कर रहे हैं, उसी के ऊपर गोली लगी हुई है बंदे के, बंदा जो है ना फिर भी एक टांग से भाग रहा है, और 2-3 फीट की जो है वो तारबंदी कर रखी थी उन्होंने अपने घर का सेफ चाहिए। उस तारबंदी को कूद गया। जैसे कूदा तो नीचे गिरा, उधर से फायरिंग, दोनों तरफ से फायरिंग धड़ाधड़ बज रहा है उसको। उसको पता था मरना तो है, लेकिन सर मरते मरते भी वो जो है राइफल ग्रेनेड चढ़ा गया था। अच्छा। लेकिन ट्रिगर नहीं दब पाया उस पर, तो उसके प्राण निकल गए हों। सोचा यार ये अनट्रेन्ड व्यक्ति, वो अंतिम समय तक इसने लड़ने का प्रयास नहीं छोड़ा। हम तो ट्रेंड है, और यही मुझे जो ना आगे ताकत मिली। तो जब सीखा उनसे यार ये आखिरी समय तक लड़ना नहीं, हार नहीं मान रहा। तो हम एक इंडियन आर्मी का जो वो तो ट्रेंड सोल्जर है, कैसे हार मान सकता है। तो वो बड़े जो है हमारे उसमें चित्त में रहा। फिर दो दिन के बाद में फिर एक ऑपरेशंस
करने हम गए, लेकिन वहां से खाली हाथ लौट रहे थे। फिर एकदम से जब नजदीक उस गांव के पहुंचे, तब एकदम से सूचना मिली उस घर में 4 बंदे बैठे हुए। तुरंत उस घर को घेरा गया। फिर वहां से जब फायरिंग शुरू हुई तो उसमें 4 मिलिटेंट उनके मारे। उसमें बाबर नाम का था जो एरिया कमांडर था। फिर तो मिलिटेंट हर जगह जो है, फिर क्योंकि जब तक आपसे टकराए नहीं ना तब तक आपको कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार टकराने के बाद फिर तो। और ये पीक मिलिटेंसी का टाइम था, ये मिलिटेंसी का पीक मिलिटेंसी। फिर तो सर मिलिटेंटों का जो है हर रोज जहां भी जा रहे वहीं। फिर हमारे मेजर HP साहब, तो हरमिंदर पाल साहब जो है उनके ऊपर ऐसी हाउस क्लीनिंग ड्रिल चल रही थी। तो ऐसे दरवाजे में जब लात मार के अंदर तो घुसना ही होता है, उधर से खिड़की से उन्होंने फायर कर दिए, उनकी डेथ हुई। तो ये उस समय सर वहाँ CI सिटी में हमने ये देखा, और ये ऑपरेशंस बड़े जो है यादगार। और एक और ऑपरेशंस था, ऑपरेशन दातीवास जी। एक पहाड़ियों पे जाना था, पहाड़ी, और पूरा बड़ी फौज के ग्रुप का वो ऑपरेशंस था। अब नागा रेजिमेंट हमारी बहुत सारी पलटनें लगी हुई थी, तो नागा वालों को तो पहाड़ी चढ़ने में बड़ा होता है। हमारे यहाँ पे जो प्लेन वाला है उसको तो पहाड़ी चढ़ने में थोड़ा सा सांस भी फूलता, दिक्कत भी आती। वो 72 घंटे का ऑपरेशन, उसमें रात भर चढ़ते रहे सर, और सुबह अगले दिन शाम को हम उस जगह पहुंचे जहाँ एक्चुअल ऑपरेशन। बोला तुम्हारा काम है यहाँ पर अपना पिकेट लगा लेना, बाकी जो है फिर सर्च करने के लिए दूसरी बटालियन थी, सारा कॉर्डन किया, सर्च हुआ। वो 2 मिलिटेंट वहाँ पे मिले, वो मारे, वापस आए। वहाँ भी एक चीज सीखी सर। तो एक दिन जैसे फॉल्स न्यूज नहीं होती जी, हाँ, तो एक ने सेट पे गलत सुन लिया, हाँ, बोला ऑपरेशन खत्म हो गया, चलो चलो चलो, हाँ अभी चल रहे हैं भाई, जो भी लाए थे ना वो सब खा पी लो और नहीं तो फेंक दो, इतना वजन लेकर के कौन जाएगा वापस। बोला तो पहुंच जाएंगे शाम। सबने जो था सब खा लिया और किसी ने कुछ फेंक दिया। बोले इस वजन को लेकर क्यों चलना। सर जैसे ही ऊपर चढ़ने लगे, पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के गए, वहां सीओ ने देखा, बोला तुम कहां से आ रहे हो। वापस की जो है खाने पीने किसी के पास कुछ नहीं। तो जब मेरा एक प्लेटून हवलदार था, उसने अपने जो राशन था वो नहीं फेंका। बोला ये आज तुम्हें सीख दे रहा हूं, एक बिस्किट का पैकेट भी बचे या एक बिस्किट भी बचे तो ऐसे फेंक के उसको करना नहीं। उस बेचारे ने फिर 2 रात तो रुके हम, तो चाय चीनी का राशन उनके पास था, बिस्किट थे, उसी से हमने 2 रात निकाली वहां। तो ये सीख थी कि भाई अपने सामान को जहां से लेकर गए वहीं तक वापस लेकर के आना है। फौज में कोई निश्चित नहीं है भाई, अनिश्चित है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बोला तुम चलते सर, बोला भाई इस गांव में मिलिटेंट है, वहां पे कॉर्डन करो। फिर क्या करोगे, कहां से लाओगे। तो ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी सीख दी वहां पे। बट उस टाइम पे सबसे सेंसिटिव एरिया कश्मीर में कौन सा था, साउथ कश्मीर था या कोई? ये सर ये मानस बल वाला सेक्टर था ना। अच्छा, हाँ, सोपुर, पुलवामा, ये उस तरफ जो है बहुत उस समय जो है गढ़ माने जा रहे थे। मैक्सिमम ऑपरेशंस वहीं, मैक्सिमम। तो उस टाइम पे कोई आपकी वहाँ लोकल कश्मीरी यूथ से भी इंटरेक्शन हुई, कुछ आपने कुछ ऐसा नोट किया हो कि क्यों ये सब माहौल खराब हुआ है? अभी सर उसका एक, जैसे वो लड़के थे जिस 2010 में, उस समय तो नहीं जी, उस समय तो उनकी, क्योंकि पूरा ही जो कश्मीरी उस समय जो आवाम था, युवा था, वो सब मिलिटेंटों के कहने पर, मिलिटेंटों की सोच पर चल रहे थे। इवन ये सर वो अपने गांव का नाम नहीं बताते थे, सरपंच का नाम नहीं बताते। और हिंदी में वो गाना गा रहा है, लेकिन जब बात करने की बोला ये कश्मीरी, बोला कश्मीरी हम जानते हैं। अरे तू जो बोल रहा है ये भी हिंदी है भाई, नहीं बता रहे। इतनी मानसिकता उनकी होगी। फिर जब बात हुई तो बाद में जब ये
क्योंकि देखिए जहाँ चीजें जब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी चीज को खत्म करने के लिए सारी नैतिक कुछ अनैतिक चीजें भी हुई। अभी अनैतिक चीज कैसे, अभी जैसे इस घर में मिलिटेंट आ गया और कुछ एक मजबूरी बस मिलिटेंट को रखना पड़ता था, नहीं तो उनके पूरे परिवार को खत्म कर डर से। और वो डर से अब मिलिटेंट तो आ गया, वो तो घर वाले, अब फौज ने इस घर को उड़ा दिया मिलिटेंटों को मारने के लिए, क्योंकि मिलिटेंट बाहर नहीं निकल रहे। अब हो क्या रहे हैं सर, अब उन बच्चों के, अब फौज के पास तो कोई फंड नहीं है कि उसका मकान बना के वापस दे। फौज जो उसको हेल्प कर सकती है, टेंट दे देगी, 15-20 दिन का राशन दे देगी, खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देगी, लेकिन घर तो नहीं बनाएगी। घर तो लोकल अथॉरिटी को बनाना पड़ेगा। और जो लोकल लीडर्स हैं, आपने देखा कहीं भी कुछ भी होता है तो लोकल लीडर्स पहुंचते हैं सहानुभूति देने के लिए जी। अरे, और वो लोकल लीडर ही फिर जो है उस कार्रवाई के प्रति उनके अंदर नफरत डाल, अरे फौज ने तुम्हारा देखो घर उड़ा दिया, है ना, ये तो हमें मारने के लिए आए, हमें बर्बाद करने के लिए आए, अब बताओ तुम कहाँ रहोगे। और इसमें मैक्सिमम रोल सेपरेटिस्ट लीडर्स का होता था। यस सर, उन्होंने जो है ना उस तरह से उन बच्चों के अंदर, यानी फौज हमारी दुश्मन, इस तरह की उनके अंदर भाव पैदा कर दी, भावनाएं बना दी। तो बोला, जब ही तो उन बच्चों से जब बात करते, बोला सर इस तरह की जो है चीजें हुई जिससे फौज के प्रति कश्मीरी जो युवा था उससे दूरी बनाने लगा कि यार ये हमारे हेल्प वाले नहीं, बल्कि ये तो हमें खत्म करने वाले, देखो आज हमारा घर खत्म कर दिया, आज हमारा ये हो गया खत्म। जब आज भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ लोग चेंज हुए हैं, बट फिर भी आज भी वो एक सोच है, आज भी वो कहता है कश्मीरी, बोला अच्छा इंडिया जा रहे हो, भाई इंडिया तो ये इंडिया का ही हिस्सा है, जो वहां है वो भी हमारा ही है, वो भी हमारा ही है, और जो दिल्ली है वो भी तुम्हारा ही है। लेकिन पता नहीं क्यों उनकी सोच ऐसे चली गई है। और क्योंकि जहां जिस तरह का इन्वायरमेंट, जब तक शिक्षा और जो घर के बुजुर्ग, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम अपने बच्चे को क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। अब उनको अगर दूसरी चीजें बताई जाएंगी तो दूसरे तरह की भाव, तो ये चीजें सर बहुत उस समय देखने को मिली। पर उस समय जैसे हम देखते थे कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट होती थी और ये प्रो मिलिटेंसी, प्रो पाकिस्तान, वो दौर और आज दौर में एटलीस्ट वो डिफरेंस जरूर आया है, आपको लगता है कि बहुत डिफरेंट आया, बहुत डिफरेंट आया है जी। क्योंकि मुझे वो 2010 का भी दौर याद है ना, 98 का भी दौर याद है जी। तो ये धीरे धीरे जैसे 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 शिक्षा का भी विकास हुआ, स्कूल्स पहले बहुत कम थे, वे स्कूल्स बढ़े, फिर फौज ने एक सद्भावना जो ऑपरेशंस चलाया जी, उसमें बच्चों को बड़े एजुकेशनल टूर कराए, ठीक है, फौज उस आवाम के साथ घुलने लगी, मिलने लगी। पहले थोड़ा सा दूरी होती थी, पता नहीं चलता था कौन क्या है। तो जो नई जनरेशन है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया, और आज क्योंकि अब इंटरनेट का माध्यम आ गया है, आज हम वो पहले उस समय सिर्फ कश्मीर को सुनते थे, आज पूरे देश को सुनते हैं, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ गए हैं। हाँ, मेन चीज के साथ जुड़ गए हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और आज बड़े स्तर के ऊपर बदलाव आया भी है। क्योंकि आप देखते हैं कि फौज बहुत सारे कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने देखा आरआर की यूनिट्स हैं जो पुलवामा में, बाकी जगह पे वो लोकल्स के साथ इन्वॉल्व होकर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे, तो वो एक प्रॉक्सिमिटी आ रही है। क्योंकि पहले उनको शायद ये लगता था कि ये हम इनसे मिल नहीं सकते, बट आज अगर वो उनके साथ खेल भी रहे हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ा होगा। हाँ, बहुत फर्क पड़ा सर। देखो जब आप अलग अलग रहोगे, है ना, तो एक दूसरे की चीजों को नहीं समझ पाओगे। सब में एक दूसरे में, फौज को भी लगेगा साला इन घर में मिलिटेंट होते हैं, ये मिलिटेंटों के जो है ना वो है संरक्षक हैं, और होता भी था ऐसा, होता भी था। और जो सिविलियंस है वो, उनको भी लगता है कि यार ये जो है हमारे फौज जो हमें तो
घर बर्बाद करने की नहीं है, हमें मारने की नहीं है, इसके लिए बनी हुई है। लेकिन जो अभी उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जब भी ऑपरेशन सद्भावना के तहत उनको जो बहुत सारे जो गरीब फैमिलीज हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ठीक है, किसी को बेकरी के बारे में, किसी को सिलाई कढ़ाई बुनाई, फिर गुडविल स्कूल्स खोले, उन स्कूलों में जो है अलग से जो है बच्चों को पढ़ाना, फिर खेलों के साथ साथ कंपटीशन। अभी बहुत हमने भी जो है 2010 में कई बार कश्मीर की प्रीमियम लीग चलाई थी क्रिकेट टीम, उसमें बनाई। तो वो एक जो बॉन्डिंग होता, फिर उससे एक चीज़ बहुत अच्छी है, तो बॉन्डिंग बन रहा है। और फिर कुछ जो ऐसे लोग हैं जो मिलिटेंटों से नफरत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो खुलेआम तौर के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो जब इस तरह की जो है ये एक्टिविटीज होती हैं वो धीरे से बता के चले जाते हैं, बोला सर वो घर है वहां पर रोज आते हैं इन्फॉर्मर्स। हाँ, क्योंकि उसको फौज को छुपाना भी पड़ता है, नहीं तो उनकी जिंदगी को। और देखिए सर, आप अकेले हो ना, आप हर जुल्म को सह सकते हो, लेकिन आपके साथ अगर आपका परिवार है तो एक आप कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं जी। तो जो अनैतिक चीजें हैं फिर उसको भी करना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को जो है तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता। तो वो जो परिस्थिति है वो अब बहुत सुधार हुई है। धमकियां देने में आज भी कम नहीं है, क्योंकि मैं अभी पिछले साल जब आरआर में गया था जी, तो ऐसे मोटिवेशनल टॉक अपने जवानों से मिलने गया, उनसे बातचीत करने गया, तो एक गुडविल स्कूल था पुलवामा में जी। तो वहाँ बच्चों से मिलना था, बात करनी थी। रात को थ्रेट दे रही हूँ, अच्छा कि सीओ के पास आया इंटरसेप्ट, बोला अगर वो कल वहाँ आया तो स्कूल उड़ा देंगे। सीओ साहब बोला क्या करें? मैंने सर धमकियों से डरना नहीं है, जितने डरेंगे उतने और डराएंगे, हम चलते हैं सर, देखते हैं क्या होगा। अरे बोला मगर सर पेरेंट्स को बताना है या डरना नहीं है, धरती पाए तो मरना है, हम आ रहे हैं ना, हम खड़े ना साथ में, मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे, जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे। यही तो फौज का फंडा है यार, बहुत बड़ी। तो हमने बढ़िया स्कूल में फंक्शन किया करके आए वो। अच्छा, इससे निकल के वॉर पे आते हैं। जब पहली बार कारगिल वॉर अनाउंस हुआ तो पहली चीज क्या आपके दिमाग में आई? क्या आप उत्सुक थे कि हाँ मेरे को मौका मिलेगा? और जब ये अनाउंस हुआ कि यूनिट डिप्लॉय होगी वहां, तो एक दिन पहले रात को क्या चल रहा था दिमाग में? हाँ एक्चुअली में सर क्या, जब ये वॉर शुरू हुई थी तब मैं उस समय शादी करने के लिए घर आया हुआ था। अच्छा। हाँ, मेरी 5 मई की शादी थी, 1 मई को मैं छुट्टी आया था जी। शादी की फर्स्ट नाइट ही मुझे एक स्वप्न आ गया था कि यार हमारी फौज जैसे के जो बंदे हैं वो लहूलुहान हैं और वो तिरंगे को लेकर के चल रहे हैं, कोई पीछे से जो है ना गोलियां बरसा रहा, तिरंगे को खींचने की कोशिश कर रहा है, हमारे बंदे शहीद होते जा रहे हैं। तो मुझे वैसे स्वप्न में घर वालों को बताया तो घर वालों को लगा कि यार तो कश्मीर में रहता है ना, तो दिमाग में वही चल रहा। लेकिन मैं आंतरिक रूप से जो सर जो है बड़ा बेचैन था। तो जब मेरी छुट्टी खत्म हुई, मैं जम्मू पहुंचा, जम्मू ट्रांजिट कैंप में जैसे रिपोर्ट किया तो वहीं एकदम से अनाउंसमेंट हुआ कि 18 कैडेट के जो जितने भी जवान छुट्टी काट करके आए हैं तुरंत कागज जमा करें और सुबह आपका फर्स्ट उसमें जो है नंबर है। पूछा भैया क्या हुआ? बोला पता नहीं है, उस समय तो सर इतना नहीं हुआ था। बोला 18 वॉर शुरू हो गया, बोला आपके पलटन वहां है। उस समय एक ऐसा लगा कि सर जिसको यार बचपन से जी रहा हूं, आज परमात्मा ने मेरे बिल्कुल उसी पे आ रहा था। हाँ, परमात्मा ने एकदम से मुझे दे दिया। बस मन में ये था कि यार कब दौड़ करके यूनिट में पहुंचूं, कब हथियार लूं, कब क्या करूं। सुबह हमें वहां से कानवाई में बिठाया, शाम को हम श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचते ही अगले दिन सुबह सीधा बटालियन पहुंचा। सर उस दिन हमारी जो है
क्योंकि बटालियन थी उस समय द्रास में पहुंचे। द्रास में शाम के टाइम जब पहुंचे तो फर्स्ट कैजुअलिटी हुई थी हमारी। उसकी बॉडी ऐसे उतार करके वो ला, तो तब एकदम से यार देखा उसका इलाका, नई जवान थे, बस जोश था, जुनून था, बाकी इतना कुछ नहीं जानते। भाई इसका बदला लेना है। शाम होगी सर, अभी रियर में जो पीछे होता है वहां पे हम रात को रुके, वहां से उसको सुबह सलूट लूट दे करके वहां से उनको श्रीनगर भेजे बॉडी का ही। हम हेडक्वार्टर में पहुंचे सुबह को, बस हथियार अपना ले लिया था वहां से, हथियार लेके चलना। अरे सर बस ये था कि पहुंच करके बस वेपन कोई दे दे, बस चढ़े। तो वहां पर जो से हमारा एडजुटेंट था, उसने जब बातें होने लगी, उसने एकदम से बोला कि तुम लोग जो ना जितने भी छुट्टी काट काज 15 वाले, तुम ऐसे करो चार्ली और डेल्टा की तरफ जाओ, उनके पास फाइटिंग पोर्टर्स नहीं, उनको राशन अम्यूनिशन पहुंचाना। मगर सर मुझे तो कंपनी में जाना था। बोला नहीं जाना, इधर। वो उस समय बड़ा बुरा लगा यार, बचपन से सपने जो सजोता आ रहा था, देखता आ रहा था, जीता आ रहा था। हाँ यार, राइफल होगी, चलो लड़ेंगे अपने उसके साथ। आज लड़ने के जब मौका आया, बोला नहीं, तुम अम्यूनिशन राशन चढ़ाओ। एक दिन बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन दूसरे दिन जब उस काम को करते हुए जब महसूस किया, क्योंकि जब शाम को हम वहां पहुंचे ऊपर पहाड़ी पे, जब उनको राशन वासन सब कुछ दिया, फिर उसको मैं देख रहा, बंदे जो बैठे थे वहां, मगर देखो ये तो आराम से बैठा है, पत्थर की आड़ लेकर के बैठा है, और ये इसलिए बैठा है क्योंकि हम वहां पहुंच रहे हैं, हम इसको टाइम से अम्यूनिशन दे रहे हैं, टाइम से हम इसको राशन दे रहे हैं, तभी तो ये लड़ पा रहा है। और जो ये जो फाइटिंग पोर्टर्स का जो सुबह चलते हैं, शाम तक पूरी रात चलते रहते हैं, ऊपर से आटे के बम आते हैं, तो आटे का बम की जब से आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आई, कहाँ स्प्लिंटर आएगा, क्या आएगा कुछ नहीं पता। जैसे ही उसकी आवाज आई वैसे ही बोला बैठ जाओ, पत्थरों की आड़ लेनी। फिर उनका एक पैटर्न था, 100-150 मीटर के अंदर 5 उन्होंने डालने। अच्छा, उसी एरिया में? हाँ, उसी एरिया में 5 डालने। तो फिर काउंटिंग करने लगते थे, 1 गिर गया, 2 गिर गया, 3, 4, 5, चलो भाई। तो ये ऐसा रूटीन बन गया हमारा भी, जैसे आवाज आई लेट जाओ, बैठ जाओ उधर पत्थरों के पीछे, और फिर काउंटिंग। ये भी एक्सपीरियंस से आता होगा कि मालूम है कि 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, 4 गिरा और कितने एरिया में, तो ये एक्सपीरियंस से ही समझ में आता होगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्योंकि एक दिन हम देख रहे थे कि एक दिन चढ़ते हुए, तो वहाँ एक टीवी टावर टाइप में इस तरह का था वहाँ द्रास में, उसकी चारों तरफ से बाउंड्री आज भी है वो। हाँ, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा दिन, हम जब चढ़ते थे गोले गिरते थे, पूरा दिन, उस दिन तो उन्होंने उसी के ऊपर, लेकिन अंदर नहीं गिरा, उसकी दीवार पे गिरते थे, उधर गिरते थे, आग निकलती थी पूरी तरह से। तो ऐसे ही उनका एक पैटर्न हमने देखा, 5 गिरे फिर बंद, फिर 5 गिरे फिर बंद, 5 गिरे। तो ये हमारा 20-22 दिन का जो है एक वो चला। तो उससे ये एक, बस सर उस समय इतनी हिम्मत आ रही थी, वो हिम्मत आ रही थी उनके लिए। अब सब एक जैसे नहीं होते, हम 3-4 लड़के ऐसे थे, मगर नहीं, रुकना नहीं है भाई, चलना है। किसी का तो बोला नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पैर दर्द हो रहा, किसी को फीवर हो रहा, मगर नहीं भाई हमें कुछ भी हो हम नहीं रुकेंगे। 22 दिन कंटिन्यू। अच्छा, सुबह नीचे पहाड़ी से उतरते, वहां से नेशनल हाईवे जो था वहां तक गाड़ी आती थी, जो राशन अम्यूनिशन वहां पे छोड़ करके एक जगह पॉइंट बना हुआ था वहां पे छोड़ देते, वहां से अपना पैकिंग करना, धीरे धीरे लेकर के चलना, रात को 1:30-2 बजे ऊपर पहुंचना, फिर वापस एक बीच में एक जगह बना रखी थी पहाड़ी पे, वहीं पत्थरों के बहुत बड़े पत्थर थे
कि यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम 1-2 घंटा करना। तो पूरे 24 घंटे में कितना आराम करने का मौका मिलता था? 2-2.5 घंटे मुश्किल से। बस हाँ। पूरे 22 दिन ये चलता रहा। 22 दिन यही चलता रहा। लेकिन उस काम से जो ऊपर तो बैठे हुए कमांडर सारे देख रहे हैं ना, बोले यार ये लड़के तो कंटिन्यू चलते हैं। आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ, तो वो एक जो कर्म है सर, वो आपकी महक बढ़ा देता है, वही पहचान बनाता है। हम कितने सुंदर हैं, क्या है, इससे पहचान नहीं, कर्मों की पहचान। बिल्कुल सही। नहीं तो हमें कौन जानता था? कोई नहीं जानता। एक नॉर्मल जैसे सिपाही है वैसे ही सिपाही रहता है। फिर उस लड़ाई में बहुत कुछ खोया हमारा। सब पे लगभग हर दूसरे जवान के पास में वो 100 रुपए की मिलती थी 10 बैंड वाली रेडियो, इतनी बड़ी। तो उस रेडियो पे सुनते रहते थे। आज अच्छा, उसका दूसरा और था, वो रेडियो सेट का भी काम कर रही कि उनकी फ्रिक्वेंसी पकड़ लेना, पकड़ लेते हैं। ठीक है, अपने वालों को भी फ्रिक्वेंसी पकड़ना। तो उसमें जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें पता चलता था कि आज इस कंपनी के इतने जवान शहीद हो गए, इसके इतने जवान शहीद हो गए, या इसने इस बटालियन आज यहाँ पे कब्जा करे, इतने मिलिटेंट मार दिए, इतने वो कुछ कर दिए। तो ये सर, और एक 26 मई को नहीं 28 मई का था। उस दिन हमने देखा सर ना, शाम के समय 3 हेलीकॉप्टर फायर कर रहे थे। और फायर करके जैसे जैसे मुड़े हमारे हेलीकॉप्टर, तो लास्ट वाले को उन्होंने गाइडेड मिसाइल से हिट किया। तो वो हेलीकॉप्टर जलता हुआ, हम ऐसे चढ़ रहे हैं पहाड़ी पे, और वो पहाड़ी के इस तरफ आकर के वो हेलीकॉप्टर गिरा, जिसमें मेजर ये था ना अजय आहूजा। अजय आहूजा शहीद। तो ऐसे उस दिन लगा यार, जिंदगी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब तक यार अपने साथियों के लिए जीना है, और जो संकल्प ही जीत है। बस ये संकल्प कर लिया था कि रुकेंगे तो है नहीं। फिर इतनी भारी कैजुअलिटी हुई तोलोलिंग पहाड़ी पर। हमारे 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 21 जवान शहीद हुए। और तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग प्राप्त किया। तोलोलिंग में काफी ऑपरेशंस आपने किए टाइगर हिल कैप्चर करने से पहले, तो उसमें कोई ऐसा एक इंस्टेंस जो आप बताना चाहें? उसमें तो सर यही था कि जो है, ये आपको अभी बताया कि जो जिस तरह से हमें तो फाइटिंग क्वार्टर्स में भेज दिया, तो जो मेन फाइट चल रही थी तो वो हमारे राइट साइड में, जहां हमारी अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, घातक प्लेटून, यही ज्यादा ऑपरेशंस कर रही थी। कितने टोटल मेंबर्स होंगे? एक पूरी बटालियन का सर जो है लगभग 850 बंदे। 850। तो उसमें क्योंकि बटालियन को 2 हिस्से में डिवाइड कर रखा था मल्टीपल अटैक करने के लिए। तो 2 कंपनियां प्लस घातक प्लाटून, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड से 2 कंपनियां, चार्ली और डेल्टा कंपनी, इस तरह से इधर से भी अटैक होगा, इधर से, ताकि उनकी ताकत को कमजोर किया जा सके। तो यही उस टाइम पे सर चलता रहा। फिर उस टाइम पे 28 मई को जैसे हेलीकॉप्टर गिरा, उसके बाद मेजर राजेश अधिकारी साहब का अटैक हुआ। वो शहीद हुए। उनकी बॉडी को उठाने नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। उनके साथ जो टीम थी उनको उठाने नहीं, क्योंकि वो बहुत नजदीक तक पहुंच गए थे उनके। तो उनकी बंकर्स के पास ही उनकी बॉडियां पड़ी हुई थी। ये टोलिंग में था। टोलिंग में उनको उठाने के लिए फिर दोबारा से अटैक हुआ। जो मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन साहब, उनकी बॉडी को उठाने के लिए वहां पर जब गए तो वो भी शहीद हो गए। तब फिर क्योंकि शुरुआत में तो मिलिटेंट ही था, लेकिन 28 मई को ये कंफर्म हो गया था मिलिटेंट नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी, ये पाकिस्तानी आर्मी है। और तभी उस दिन से ही ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। तो तीनों सेनाएं उसमें इन्वॉल्व हुई। भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर, और नेवी ने जो है ऑपरेशन तलवार शुरू किया था। ओके। तो 3 कलर और 3 अंग, ये शिव का त्रिशूल है। शिव का त्रिशूल चलता है तो अभेद्य लक्ष्य को भेद। फिर तो चारों तरफ से दुश्मनों के ऊपर प्रहार पे प्रहार हुए। और तो
अच्छा उनकी स्ट्रेंथ का पता नहीं चल पा रहा था, स्ट्रेंथ की। तभी सेकंड राजरीफ को फिर तोलोलिंग पे भेजा गया। तोलोलिंग सेकंड राजरीफ और 18 ग्रेनेडियर ने संयुक्त जब अटैक किया, तब जा करके ये तोलोलिंग हिंदुस्तान की पहली ये जीत। फिर उसके बाद तो जीत का मोमेंटम बना और फौज अपने अपने सेक्टर में अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने लगी, क्योंकि मनोबल बढ़ गया। और जब तक आपको एक सक्सेस नहीं मिलती तब तक आपका मनोबल नहीं बन पाता। ठीक बात। तो फिर तो एक मोमेंटम जो फौज ने फिर तो बढ़त शुरू करी, हर जगह हर जगह हर जगह। फिर तोलोलिंग से नीचे आए तो फिर 2-3 दिन ही थे के बाद में फिर हमें टाइगर हिल। एक बहुत अच्छी चीज जो है, अभी मैं कुछ दिन पहले अजमेर में गया था, एक यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जी। ठीक, प्रोफेसर साहब ने सवाल किया, बोला सर ये बताओ कि एक सिविलियन और फौजी में क्या फर्क है। मैं कहा सर अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, 2 आंख 2 हाथ 2 पैर आपके भी हमारे भी। हाँ एक फर्क है। बोला किस चीज का। मैं कहा सोच का। कैसी सोच। कि सर एक सिविलियंस को कुछ छोटी सी उपलब्धि और सफलता मिल जाए तो फिर वो 10 दिन तक काम नहीं करता है। क्या करता है। मैं कहा पार्टी नहीं करता, जश्न नहीं मनाता है। और हमारी फौज हर रोज एक बड़ी सफलता बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है, उसका पल भर के लिए जश्न मनाएगी, फिर उस सफलता को बूट की ठोकर मार के 4 कदम दूर फेंक देगी। क्योंकि ये सफलताएं जब यहां बैठने लगती हैं तो इंसान के अंदर अहंकार पैदा करती है, उसमें मैं आती है और ये मैं उस इंसान को गिरा देती है, आगे बढ़ने से रोक देती है। बिल्कुल ठीक। हमारा जवान की सफलताएं हमारे बूट की ठोकरों में होती है, इसलिए जवान ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग करता है, वो कुछ और सीखने की, कुछ और पढ़ने की, तभी वो अपने राष्ट्र के विश्वास को पूरा कर पाता है। तो हमें तो एक मिला, दूसरा बड़ा टास्क दे दिया। और दूसरा जो था टाइगर हिल, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। हाईवे पे नजर रखे हुए था दुश्मन। और जंग जीतने के लिए टाइगर हिल जीतना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था सर, क्योंकि उसने पूरा जो द्रास सेक्टर था डोमिनेट किया हुआ था जी। वहां से कोई भी मूवमेंट ट्रैक कर रहा था, वो ट्रैक कर रहा था, सीधा गोला हिट हो रहा था। तभी जो हायर कमांडर्स ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई उसमें बोला भाई पहले टाइगर हिल को कैप्चर करो। और टाइगर हिल के ऊपर पहले से 8 सिख थी वहां। अच्छा। 8 सिख की बहुत कैजुअलिटी हो रही थी, लेकिन कोई सक्सेस उसको भी नहीं मिल रही। तब 18 ग्रेनेडियर्स को चुना गया, बोला भाई आप लोग जाइए। तो 18 ग्रेनेडियर्स जब हमें चुना तो हम रियर में नीचे थे, जो एक बेस कैंप बनाते हैं जहां पर थोड़ा सा सेफ, कहाँ पर आर्टी के गोले उनके ना गिरे। तो उस असेंबल एरिया में फिर कमांडिंग ऑफिसर ने जो है एक दरबार टाइप में सैनिक सम्मेलन किया और हर जवान को वहाँ की हर सिचुएशन के बारे में जानकारी दी और बताया कि बोला अब हमें फौज ने एक और अपने जवानों का बदला लेने का मौका दिया है, वो टाइगर हिल के रूप में दिया है। और जवान देखो सर, 22 दिन में इतने जवान शहीद हुए, कोई दूर दूर थे, कोई शक्ल नहीं देख पाया, कुछ नहीं देख पाया, सबकी शक्लें बिगड़ी हुई थी क्योंकि ये पूरी चमड़ी काली हो रखी थी, किसी के खून निकल रहा था, कुछ था, इतनी सर्दी थी, नहीं बदला तो लेना, सबके एक जो है खून खोल रहा था। तो फिर उन्होंने अपना पूरा अटैक प्लान बनाया, किस तरह से जो है ये किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा घातक प्लेटून ये सबसे पहले हमला करेगी और घातक प्लेटून को सपोर्ट करेगी डेल्टा कंपनी, और डेल्टा कंपनी को सपोर्ट करेगी चार्ली कंपनी। अल्फा कंपनी को फ्रंट से और ब्रावो कंपनी एक रिजर्व रखा कि जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां इसको भेजा जाए। ये पूरा सब कुछ बनने के बाद प्लानिंग दूसरे दिन, क्योंकि अभी बहुत सारे जवान तो शहीद हो गए थे, अब कंपनियों से नए जवान चयन करके उस प्लाटून में लाने थे। तब सब मेरा जो है उस टीम के अंदर नाम आया, चयन हुआ। और फिर हमारा एक जो है नए ऑफिसर कमीशन हो गए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमान दी। पूरे जब जवान, क्योंकि वो
21 जवानों की टीम होती है। तो पूरा जब 21 इकट्ठे हो गए, फिर उसकी एक टीम बनी 21 आदमियों की। तो उसमें बॉन्डिंग पैदा करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कंपनी, क्योंकि कंपनी स्प्रिट बहुत होती है, उस कंपनी स्प्रिट को बटालियन स्प्रिट में तब्दील करना। तो उसके लिए हमें 2-3 दिन बड़ा ट्रेनिंग रिहर्सल हमने किया। तो होने के बाद में फिर एक दिन बोला कि कल मंदिर है, तो हवन पूजन जैसे हमारी भारतीय पद्धति है सनातन की, कि किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए जो है हमें पूजा पाठ की जाती है। पूजा पाठ हुआ, मंदिर हवन हुआ, उसके बाद फिर हमें आदेश दिया कि जो है कल से आज रात को चढ़ना शुरू करना। तो शाम के समय गाड़ियों में भर करके सर उस पहाड़ी तक ले गई। फिर वहां से ही हमने अपना 72 घंटे का सेल्फ कंटेन होना है कि अपना राशन पानी सब कुछ। तो फिर अब 21 जवानों की टीम है, उसमें हर एक बंदे का जो है ना एक बैटल लोड होता है कि इतना वजन इतने इसके पास ये होगा, सारा डिवाइड करके फिर हमने लगभग 9-10 बजे रात को उसमें पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया। बिल्कुल नंगी पहाड़ी, पेड़ पौधे है नहीं, ऑक्सीजन की। हाँ, 25-30 किलो वजन। कितने फीट होगा ये टोटल? 17,000 फीट है सर। तो जब चढ़ने लगे उस पे, ऐसे तो है नहीं एक जो रोड बने हुए उस पे, तो कभी ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जिग जॉग टाइप में ऐसे चल 20 कदम चले, कभी 50 कदम चले, सांस फूल जाए, फिर 10 मिनट रुक करके सांस जैसे जोड़े, फिर चलना, फिर रुकना, फिर चलना, ऐसे चलते चलते पूरी रात सर हमारी खत्म हुई। तो सुबह सूरज निकलने से पहले जहां पहुंचे वहां 8 सिक लगी हुई थी, उसका अपना एक फौज का डिप्लॉयमेंट। तो वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद वो ऊपर से देख रहे हैं बम्बारमेंट शुरू है। पूरे दिन पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहे। फिर जैसे अंधेरा हुआ फिर वापस चढ़ना शुरू किया। अच्छा, एक फॉल्स पीक बहुत दिखती है पहाड़ियों में। पहाड़ियों की खसूसियत है कि जितनी दूर से पहाड़ी को देखोगे उसकी मेन टॉप दूर से दिख सकती है। जैसे जैसे नजदीक जाएंगे तो उसकी छोटी छोटी जो चोटियां वो ऐसे लगने लगे, अच्छा यही मैन है। तो अगले दिन रात को जब हम पूरा रात चले तो नाले से ऐसे चढ़ करके ऊपर जब चढ़ने लगे तो ऐसे देख, अरे यार यही तो है टाइगर हिल टॉप, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। टेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर कैप्टन सचिन निम्बालकर वो साथ में ही थे। अरे बलवान यहाँ कुछ नहीं, चलो झंडा लगाते। जैसे ऊपर चढ़ने लगे, जैसे वो वहां पहुंचे, बोला यार ये नहीं अगले वाली है। सर ऐसे करते हैं, थोड़ा चाय पी करके फिर चलते हैं। बोला नहीं चाय वहां पियेंगे, चलो ऊपर। पूरा दिन हो गया सर चलते हुए। शाम को जब पहुंचे वहां पे, जब वो स्टॉप पे चढ़े तो फिर अगले वाला टॉप दिखा, मगर ये नहीं अगले वाला है। सभी ने बोला सर अब यार साहब पूरा रात हो गया, एक एक कप चाय बनाते हैं, चाय पी करके फिर चलता है। बोला अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे वेपन डिप्लॉय करो और मैं थोड़ा सा आगे के इलाके को सर्च मार लेता हूँ। ठीक है सर। वो जैसे आगे गए, अभी तो हम बैठे ही हैं, उन्होंने फायर खोल दिया। पाकिस्तानी फायर खोलते ही उनकी थोड़ा सा 50-60 मीटर ही आगे गए होंगे बंदे। वो अब डायरेक्ट फायर शूट नहीं कर सकते, आरटी सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आरटी का 200 मीटर का जो है किलिंग एरिया है। तो अपने वाले भी यार हम तो उसमें आए रहे सारे। तो आरटी फायर सपोर्ट नहीं मिला और थोड़ा सा अंधेरा। फिर सीओ को इन्फॉर्म किया, सीओ ने बोला बस जहाँ पे हो वहीं पे आड़ में लेकर पड़े रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकालेंगे। अंधेरा हुआ, उनको लगभग 11-11:30 बजे निकाल के लेके आए साहब। जैसे वो 11:30 बजे वापस आए तो उनमें एक जवान को हाथ में गोली लगी थी और वो बड़ा चिल्लाता हुआ जा रहा था। मुझे लगा है क्योंकि एक बंदा मैंने पहले भी देखा था गोली लगते, उसको हमने नीचे उतारा था पहाड़ी से,
वो भी बड़ा चिल्ला रहा था। मैं कहा शायद गोली लगने से इतनी जलन या इतनी पीड़ा होती होगी। तो उनको फर्स्ट एड देकर नीचे भेज दिया। अब जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट लगी कि ये बंदे आगे हैं, विदिन 20 मिनट बोला अटैक में चलो, अभी हमला। तो इधर से आरटी ने फायर करने लगा ऊपर टॉप पर, और हमने यहाँ से चलना शुरू किया। उस दूर जाने के बाद में आरटी फायर सपोर्ट बंद हो गया, फिर हमें चढ़ना था। तो एकदम से ऐसे पहाड़ी चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था।